जिसने अपने घोड़ों को कभी शाही सेना में भेजकर दाग नहीं लगवाया, जिसने अपनी पगड़ी किसी के सामने नहीं झुकाई, उसके शासनकाल में जनता को किसी से कोई भय नहीं रहा। उसकी तलवार और भाला ही उसका सच्चा साथी था। आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपुताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजपुताने की दूसरी रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। पर फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी के हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। राणा पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए विजय स्तंभ को देखने दौड़ते तो कभी बप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करने। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः इसका नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से दिल्ली की बादशाहत को रक्त से नहलाया, किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल का शौर्य के रक्त में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिसोदिया वंश के इस अतीत को सुनते हुए प्रताप बड़े होने लगे। समय आने पर उनको गुरुकुल भेज दिया गया, जहां प्रताप सुबह का समय गुरुकुल में बिताते, दोपहर के समय वे भीलों की बस्तियों में चले जाते। शाम होते होते प्रताप लोहारों के गांवों में निकल जाते। उनको हथियार बनाने की कला सीखने में बड़ा आनंद आता था। जनता के बीच इस कदर घुल मिल जाने पर प्रताप सबके चहेते बन गए। भीलों ने उनको कीका कहकर बुलाया तो वहीं लोहारों ने उनको अपना राजा मानना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और हठी स्वभाव के थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अफगानियों की बस्ती पर धावे बोलने शुरू कर दिए। मेवाड़ से होकर गुजरने वाली मुगल सेना पर वे गुलेल से हमला कर देते। कुंवर के इन कारनामों को देखते हुए सबको लगने लगा था कि बड़े होने पर वे महापराक्रमी योद्धा बनेंगे और प्रताप ही भविष्य में मेवाड़ के राणा बनेंगे। उदय सिंह जी की कई रानियां भी थी, जिनसे उनको कुल 33 संतानें थी, पर उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी थी धीरबाईसा। इनकी बात को राणा उदय सिंह अधिक महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह जी ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार सदैव बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, पर सागर जैसे विशाल हृदय वाले कुंवर प्रताप ने पिता के इस आदेश को मानते हुए छोटे भाई जगमाल को राजसत्ता देना स्वीकार कर लिया। किंतु सभी सामंत, सरदार और राज्य की जनता ने उदय सिंह के फैसले पर विरोध किया। वे कुंवर प्रताप को ही अपना राणा मानते थे। समय के साथ राणा उदय सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सन 1572 आते आते उनका स्वर्गवास हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कुंवर प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, पर कुंवर जगमाल इस समय महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। ऐसी संकट की घड़ी में जगमाल के अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित न होने के कारण सभी सरदारों ने यहीं गोगुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से मेवाड़ के असली हुक्म श्री कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। सरदार रावत कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप की कमर में तलवार बांधते हुए ललकार लगाई, मेवाड़ मुकुट केसरी कुंवर प्रताप सिंह आज से मेवाड़ के राणा हैं। यहीं से राणा प्रताप ने अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ कूच किया।
राणा के आने की खबर सुनकर छोटा भाई जगमाल राजगढ़ी छोड़कर अकबर की शरण में भाग गया, जिसके बाद साल 1573 को कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज तिलक कर दिया गया। कौन है ये महावीर जिसे दुनिया ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज के नाम से नवाजा? मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने वाले महाराणा प्रताप एक ही वार में घोड़े सहित दुश्मन को काट डालते थे। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनके नाम से ही दिल्ली की बादशाहत कांप जाया करती थी। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। 72 किलो का भाला, 81 किलो के छाती कवच और 208 किलो के भारी वजन के साथ महाराणा युद्ध भूमि में निकलते, जिनके रौद्र रूप को देख सामने वाला दुश्मन अपना रास्ता पलट देता। हल्दी घाटी के युद्ध में विशाल मुगल सेना को जबरदस्त टक्कर दी। दिवेर के युद्ध में मुगल सत्ता को घुटनों पर ले आए। अपनी छापामार युद्ध नीति के दम पर मेवाड़ को फिर से आजाद करवाकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों के 36 किलों को जीतकर 40,000 मुगलों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया, जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार ने कभी पराजय का मुंह देखा नहीं। ये गाथा है उस महाराणा की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक होता है। ये गाथा है रुद्र रूप एक लिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ देखते हैं हुकुम श्री महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़े उन अनसुलझे पन्नों की पूरी दास्तान। फरवरी 1572 को महाराणा हुकुम ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ की स्थिति काफी खराब थी। पिता उदय सिंह जी के समय मुगलों के साथ हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी, खजाना खाली था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ के बड़े भाग पर मुगलों का अधिकार हो चुका था और अकबर मेवाड़ के बचे हुए इलाके पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। महाराणा प्रताप ने राजा बनते ही अपने समस्त सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि रघुकुल मान सदैव ऊंचा रहेगा। मेवाड़ की छाती पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा, मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य जरूर चमकेगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करवा लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा। मेरे वीरों, स्वाभिमान की दहाड़ से हमारा टकराव अब विशाल फौजों से होगा, तैयार हो जाइए। सभी सरदारों ने प्रतिघात के स्वर में अपनी तलवारें लहराई। पूरा दरबार महाराणा प्रताप की जयकारों से गूंज उठा। इसी के साथ महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों के गांवों का दौरा किया, भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। लोहारों को हथियारों के जखीरे बनाने का काम सौंपा गया। सरदारों को प्राचीन युद्ध कलाओं का अभ्यास करवाया जाने लगा। महाराणा प्रताप द्वारा सेना निर्माण के समाचार दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुंचने लगे। अकबर ने भी राणा प्रताप को रोकने की पूरी तैयारियां शुरू की। उन्होंने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने दूत भेजने शुरू किए। इसी के साथ अकबर ने अपने दरबार के सबसे चतुर और वाकपटु दरबारी जलाल खां कोरची को महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ भेजा, पर महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनकर जलाल को तुरंत रवाना कर दिया। इसके 1 साल बाद अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे। मान सिंह सीधा उदयपुर आ गया। महाराणा हुकुम ने मान सिंह का एक अतिथि की तरह सत्कार किया। महाराणा प्रताप उदय सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने के लिए आए। इस झील के सामने वाले टीले पर आमेर के राजा के लिए दावत की व्यवस्था की गई थी। भोजन तैयार हो जाने पर मान सिंह को बुलावा भेजा गया। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को अतिथि की सेवा के लिए लगा दिया, पर महाराणा प्रताप भोजन के लिए नहीं आए। मान सिंह द्वारा हुकुम के बारे में पूछने पर अमर सिंह ने बताया कि पिताजी को सर दर्द है, वे नहीं आ पाएंगे, आप भोजन करके विश्राम करें। मान सिंह ने भौहें तानते हुए कहा कि राणा जी से कहो कि उनके सर दर्द का कारण मैं समझ गया हूं। मान सिंह ने राणा प्रताप के बिना भोजन स्वीकारने से मना कर दिया। तब राणा प्रताप ने उन्हें संदेश भेजा कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हों, उनके साथ भला कौन राजपूत भोजन करेगा। अब मान सिंह जवाब देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राणा प्रताप ने तो उन्हें बुलावा भेजा ही नहीं था। मान सिंह ने भोजन को छुआ तक नहीं, केवल चावल के कुछ कणों को जो अन्न देवता को अर्पण किए थे उन्हें अपनी पगड़ी में रखकर वहां से चला गया। घोड़े पर बैठकर मान सिंह ने राणा प्रताप से कहा कि दिल्ली की बादशाहत को अस्वीकार करना एक संघर्ष को चुनौती है। यदि आपकी इच्छा दुखों में रहने की है तो एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मान सिंह ने आंखें तानकर आगे कहा, मैं तुम्हारा अभिमान चूर्ण कर दूंगा, अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। राणा प्रताप ने उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऐसे ही अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अपने 4 दूत भेजे, पर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर सन 1576 में अकबर अपने सभी सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। यहां अकबर ने मान सिंह को 1 लाख की विशाल मुगल सेना का सेनापति घोषित किया। 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह विशाल मुगल फौज लेकर मेवाड़ विजय के लिए निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मान सिंह खमनोर नामक गांव में पहुंचा।
महाराणा प्रताप के भील सिपाहियों ने अपने राणा को संदेश भिजवाया कि हुक्म मान सिंह असंख्य मुगल सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ रहा है। पर महाराणा प्रताप तो कब से अपनी तलवार की धार मजबूत कर ही रहे थे। वे भली भांति जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा। इधर मान सिंह बनास की नदी के मैदानों में आ पहुंचा। मान सिंह ने यहाँ मोलेना गांव में अपना डेरा लगाया। दूसरी तरफ महाराणा हुकुम ने अपनी 20,000 की सेना के साथ उससे 6 मील सामने लोसिंग गांव में अपना पड़ाव डाला। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भील, पठान और लोहारों के गांवों के लोग थे। 18 जून 1576 को संसार के अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। आकाश में घनघोर बादल थे और धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। कभी कभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। इसी बीच मुगल सेना आगे बढ़ने लगी। तभी महाराणा प्रताप ने अपने हरावल दस्ते को शत्रु पर प्रहार करने के लिए आगे भेजा। हुकुम की हरावल सेना ने आगे बढ़ रही मुगल सेना के 3 हरावल दस्तों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस घनघोर हमले से घबराकर मुगल सेना का हरावल खेमा लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकला। अब मेवाड़ और मुगल सेना आमने सामने आ चुकी थी। तभी वीर विराट मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राणा श्री के युद्ध में आते ही मुगल खेमे में दहशत का माहौल फैल गया। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां शत्रुओं की लाशों के ढेर लग जाते। मुगलों ने पहली बार महाराणा प्रताप को देखा था। इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। बंदायूनी ने अपनी किताब में महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा कि वो बहुत लंबे, मजबूत और ताकतवर थे। प्रताप हाथ में तलवार लेकर जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो आधी सेना को अकेले ही लेकर डूबेंगे। उनके चेहरे पर सदैव गुस्से की लकीरें चमकती रहती थी। युद्ध भूमि में शुरुआत से ही किसी मुगल सैनिक ने उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं की। महाराणा प्रताप की सेना ने 3 घंटों में ही लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई हुई मुगल सेना अरवली की घाटी की तरफ भागने लगी। मुगलों को भागते देख सेनापति मेहतर खां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बादशाह सलामत अकबर विशाल सेना लेकर खुद युद्ध भूमि में आ रहे हैं। यह शब्द सुनकर भागती मुगल सेना सोच में डूब गई कि भागे तो अकबर मार देगा, नहीं भागे तो राणा मार डालेगा। महाराणा प्रताप अब मान सिंह को युद्ध भूमि में ढूंढने निकल पड़े, जिसने कहा था कि अगली मुलाकात युद्ध भूमि में ही होगी। तभी हुकुम ने देखा कि मान सिंह हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने बड़े वेग से चेतक के अगले पैरों को मान सिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मान सिंह पर करारा प्रहार किया। पर मान सिंह अपने हाथी पर लगे हौज में छुपकर बैठ गया, पर राणा श्री के करारे वार से उसका महावत मारा गया। मान सिंह के हाथी की सूंड में एक तलवार लटकी हुई थी, जिससे चेतक का अगला पैर कट गया। इस समय तक महाराणा प्रताप के पैर में एक गोली लगी हुई थी। उनके शरीर पर असंख्य घाव थे। पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तभी सादड़ी रियासत के झालाबिदा ने कहा कि हुकुम, आपके प्रिय चेतक को इलाज की जरूरत है और आपके पैर पर भी गोली लगी है, जिससे जहर फैल सकता है। आप तुरंत वैद्य जी के पास जाएं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने झालाबिदा को मेवाड़ का राज छत्र दिया और बोले, सेना को पूरा नेतृत्व देना और स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध को पूरी तरह से पहाड़ियों की तरफ मोड़ लिया। जहां पहाड़ियों पर भीलों ने युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। मुगलों को अब एक नई टक्कर मिली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर पर्वतों की ओर निकल पड़े। यहाँ चेतक ने 26 फीट की गहरी खाई को कूदकर पार कर लिया और बालीचा गांव में घायल चेतक नीचे गिरकर बेहोश हो गया। तभी महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, जो मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा। महाराणा प्रताप बेहोश चेतक को सहला रहे थे कि तभी उनकी नजर शक्ति सिंह पर पड़ी। उन्होंने शक्ति सिंह से कहा, सीना खुल्या मार भाला, तुम गोद गुलामी टीकण लगे, भारत माते कह दूंगा, तेरे पूत दामन में बिकन लगे। शक्ति सिंह बड़े भाई के शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और भाई के पैरों में जा गिरा। इधर हल्दी घाटी के मैदानों में घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के दरों में राणा, पुंजा, भील और राजपूत सरदार मुगलों को भीषण टक्कर दे रहे थे। अंत में मान सिंह ने हल्दी घाटी के दर्रों में जाने की बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खां जब खाली हाथ अकबर के सामने उपस्थित हुए तो क्रोधित अकबर ने 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उनका वेतन और सभी सुविधाओं को तुरंत रोक दिया गया। हल्दी घाटी के भयानक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ कुंभलगढ़ आ गए। विनाशकारी युद्ध का पासा महाराणा प्रताप के पक्ष में था, पर इस समय तक उनका खजाना खाली हो चुका था। हल्दी घाटी के 4 महीने बाद ही सन 1577 में अकबर ने एक बार फिर शाहबाद खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ पर हमला करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी जैसे विशाल युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए भारी था, अतः महाराणा प्रताप ने किले को त्याग दिया। कुंभलगढ़ पर शाहबाज खां का अधिकार हो गया। कुछ महीनों के बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और पूरी तैयारी के साथ शाहबाज खां पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद महाराणा प्रताप ने आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी सरदारों को बुलवाया।
जहां सरदारों ने हुकुम से कहा कि हमें सिंध की तरफ निकलना चाहिए, जहां हम धन का बंदोबस्त करके एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे और सीधा अकबर पर आक्रमण करेंगे। इसी उद्देश्य से महाराणा प्रताप भाण सोनगरा को कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त करके गुजरात की तरफ निकल गए। आगे इसी रास्ते में महाराणा प्रताप ने शाहबाज खां को 2 बार पराजित करके वापस लौटने पर मजबूर किया। गुजरात पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप ने चूलिया गांव में अपना डेरा लगाया, जहां परम दानवीर भामा शाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपना खजाना खोल दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए की सहायता दी। इतने बड़े धन को पाकर हुकुम पुनः सेना की तैयारियों में जुट गए। बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। महाराणा प्रताप ने सिंध जाने की बजाय पुनः मेवाड़ की तरफ कूच किया और सन 1582 में दिवेर के दर्रों में स्थित मुगल थानों पर आंधी के समान टूट पड़े। हुकुम रुद्र रूप धारण कर चुके थे। उन्होंने अपने सामंतों को आदेश दिया कि किले को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर नहीं निकलना चाहिए। तभी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के चाचा सुल्तान खान पर भाला फेंका, जो सुल्तान खान के घोड़े सहित आर पार निकल गया। यहाँ 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने दिवेर के किले पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों की दिवेर हार से बौखलाए अकबर ने सन 1584 में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा, पर जगन्नाथ कछवाहा बुरी तरह से पराजित हुआ। उसने महाराणा प्रताप से माफी मांगी और बकायदा हरजाना भी दिया। इसी के बाद महाराणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीत लिया, जहां अमर सिंह ने कमल मीर के मुगल अधिकारी अब्दुल्ला को कई टुकड़ों में काट डाला। इन्हीं लगातार जीतों के बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जिसके बाद उन्होंने लगातार एक एक करके मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींदें हराम कर दी। मान सिंह से उसके देशद्रोह का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी सेना लेकर आमेर के मालपुरा पर आक्रमण किया, जहां से उन्होंने मान सिंह की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में लिया। अकबर ने स्वीकार कर लिया था कि राजपुताने के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता। उसने अब महाराणा प्रताप को ना छेड़ने में ही अपनी भलाई समझी। इसके बाद 12 सालों तक महाराणा प्रताप ने ऐसा शासन किया कि मेवाड़ के व्यापार को 4 चांद लग गए। मेवाड़ की खोई हुई चमक वापस लौटने लगी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में हुकुम शेर के शिकार पर निकले थे, जहां धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए हुकुम देवलोक सिधार गए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और अमर स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया। कवियों ने भी अपनी कलम से महाराणा की कीर्ति का कुछ यूं बखान किया।